कर लिया। आदित्य सर ने कहा है मॉक टेस्ट देने को, तो हम तो भैया मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन वो तरीका आपको नहीं पता कि मॉक टेस्ट देना कैसे है और उसके बाद उसको एक तरीके से एनालाइज कैसे करना है। तो अगर हम छोटी सी बात बोले यहाँ पर ड्यूरिंग मॉक टेस्ट की, मॉक किस समय पर आप कैसे मॉक देंगे, वो मॉक रहने की एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हो जाएगा आफ्टर मॉक टेस्ट। जैसे मान लीजिए हम मॉक दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में चारों के चारों सेक्शन खुले हुए हैं, चारों पार्ट यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। ये हमारा मैथ हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, मान लो ये हमारा जीएस हो गया। सबसे पहला तो अपना मॉक देने का आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स करो कि आपके एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। आप लोग क्या करते हैं कि आज आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, कल आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, परसों आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट पूछोगे तो मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करता था, रीडिंग सेक्शंस को एक साथ रखूंगा। जैसे मान लो मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करता था आपको इंग्लिश को, उसके बाद यहाँ पर मेरा होता था जीएस, फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग और तब लास्ट में जाकर मैथ्स होता था। क्योंकि मुझे है ना शुरू के 20 मिनट में इन दोनों टॉपिक्स को निपटा देना होता था कि बड़े आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर में मुझे दोनों टॉपिक्स लपेट देने हैं, ठीक है। और बाकी के 40 मिनट में मैं यहाँ पर ये स्कोर करता था, क्योंकि शुरू के 20 मिनट में ही आप 100 सवाल बना चुके हो, सॉरी 50 सवाल आप बना चुके हो, 100 नंबर का जो है आप क्वेश्चन तैयार करके बैठे हुए हो, तो आपके छूटने की संभावना कम होती है और आपके नंबर आने की संभावना ज्यादा होती है। 7 मिनट में कलम नहीं उठाना होता है, ये रीडिंग पार्ट का होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि यहाँ फिर इंग्लिश के बाद रीजनिंग उठा लिया, एक में कलम नहीं उठाना है, फिर एक में उठाना है, फिर ऐसे करके, ऐसा नहीं है। पढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे शुरू में जो मेरी रणनीति रहती थी वो पहले रीजनिंग होता था, फिर मैथ होता था, फिर इंग्लिश होता था, जीएस होता था। ऐसा मैं शुरू में मैंने इसलिए किया था क्योंकि शुरू में मुझे यही दो सब्जेक्ट ज्यादा आते थे, रीजनिंग आता था, फिर मैथ आता था, फिर इंग्लिश हो गया और लास्ट में मैं जीएस करता था। ये मेरा स्टार्टिंग का था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जीएस का कुछ भी पता नहीं था, इंग्लिश का कुछ भी पता नहीं था, तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया कि पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना शुरू किया, क्योंकि रीजनिंग हर किसी का कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद मैथ यहाँ पर हो गया और फिर इंग्लिश जीएस। तो ये आप स्टार्ट में रख सकते हो, ये अपने एंड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने के समय में आपके पास ये कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग। आर्ट ऑफ स्किपिंग में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आपको सवालों को छोड़ना आना चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल आपको लग रहा है कि ये हाईली कैलकुलेटिव है, या फिर यहाँ पर ये लग रहा है कि इसमें फंस के रह जाऊंगा, इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वैसी स्थिति में मेरे भाई छोड़ो और आगे बढ़ो। क्या पता आपके सेट में आगे वाले क्वेश्चंस आसान है और जो आप बना रहे हैं वही टफ है। बाद में आप सेंटर के बाहर निकले और आपका दोस्त बोले भाई वो वाला सवाल तूने लगाया था, देखियो कितना आसान था, बताना जरा यहाँ पे। तो वैसी स्थिति में आप असमंजस में फंस के रह जाएंगे। आप बोलेंगे यार सही है भाई, एक ही शिफ्ट में हम दोनों रूममेट थे, पहले वाले का सही आ गया, मेरा पेपर खराब चला गया। क्यों? क्योंकि आप गलत सवालों के साथ पंगे में उलझ के रह गए। तो ये नहीं करना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आना चाहिए, इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पार्ट जो होता है वो मेरे भाई ये होता है ना कि आप अपने जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हो गए और जितने भी कैलकुलेशंस हो गए, मतलब अप्लाई करो किन किन चीज़ों को मेरे भाई, तो आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। अगर मैथ्स में अगर हम बात करें तो डिजिटल सम को अप्लाई करो, क्वेश्चंस को भाई ऑप्शन जाने का कोशिश करो यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो स्मार्ट अप्रोच आपके हैं, ठीक है, उन सबको मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई करो। जैसे मेरा जो तरीका होता था वो मैं क्या होता था कि मैं मॉक टेस्ट को कई बार तो ऐसे मान के चलूंगा कि इस मॉक को तो मुझे एकदम बिगाड़ देना है, इसको मुझे खत्म कर देना है, इसको मुझे कम से कम स्कोर लाना है, लेकिन मुझे तरीके नए इन्वेंट करने हैं। अक्सर हमारी आदत क्या होती है, हम रिवर्स स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आया एवरेज का, अब जब हमारा वो औसत का सवाल आया, हमारे माइंड में बस किसी भी तरीके से ये रहता है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे भी करके। अब वैसी स्थिति में सॉल्व करने के चक्कर में, ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में, ताकि हमारे लाइब्रेरी के आसपास वाले जब देखें तो ये ना कहे ये तो बिल्कुल खत्म बच्चा, इसका स्कोर ही नहीं आया, वैसी स्थिति में हम बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं और फिर बेसिक अप्रोच से ही सवालों को बनाते हैं। तो फिर आपके वीडियो देखने का फायदा है क्या? क्या फायदा वो कैलकुलेशन ट्रिक्स का जो आपने देखी थी लेकिन आप उसको पेपर में अप्लाई नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है कि स्टूडेंट यूट्यूब से, एप्लीकेशन से सीखता कुछ और है, लेकिन वो उसको मॉक में अप्लाई नहीं कर पाता। उसको मॉक देते वक्त हमेशा उसके जहन में बस एक बात रहती है कि मुझे किसी भी हाल में सवाल को सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। अब आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में 3 मिनट ले गए, 4 मिनट ले गए, 5 मिनट ले गए, इस चीज़ के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, इस चीज़ के बारे में तो आपने जाना ही नहीं। तो फिर किस दिन आप अप्लाई करोगे वो अपने स्मार्ट अप्रोच को, और किस दिन अप्लाई करोगे वो अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स को? तो इसीलिए कभी ये मत सोचना, ठीक है। अक्सर मैंने ये भी देखा है लाइब्रेरी में बच्चों को मॉक टेस्ट देते वक्त कि वो क्या करेंगे, मॉक देते तुरंत सिस्टम बंद कर देंगे। भाई कोई देख तो नहीं लिया मेरा स्कोर कितना आया, भाई क्या कर लेगा कोई, तुम्हें जज करके क्या कर लेगा ये बताओ। सीधा अपना सिलेक्शन उसके मुंह पे मारना ना, क्या दिक्कत की बात है? समझो ना इस बात को। मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपकी एक एक बात मैं आपको बता सकता हूं। कभी मैं वो बातें नहीं करूंगा जो हवा हवाई बातें होंगी, सुपरफिशियल बातें होंगी जो अप्लाई की नहीं जा सकती है। हमेशा वही बात बोलूंगा जो जेन्युइन है, जो सत्य है, जो आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है और मैं भी जानता हूं इस बात को। तो ऐसे चक्कर में मत रहो, कोई तुम्हें नहीं देखने वाला, कोई तुम्हें नहीं जज करने वाला, लेकिन ये जरूर है कि उस चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। वहां पर सबसे बढ़िया, मैं जो आपकी जगह पर रहता तो मैं क्या करता, मैं दुनिया के कुछ नहीं सुनता, मैं यहाँ पर पेन फ्री आदत लगाता। आप पूछते हो ना कि सर कई सारे सवालों को बिना कलम उठाए कैसे बना देते हो? मेरे भाई जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा होता था ना, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन में कई बार ऐसे हाथ फोल्ड करके मैं बैठ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसका 90% हिस्सा तो बिना कलम उठाए बनाऊं। सवालों को पढ़ के उसके भाषा को तोड़ के और बहुत सारे स्टेप्स को जो है मैं यहाँ पर बिना कलम उठाए मेरे भाई बनाना शुरू कर देता था, और लास्ट में कहीं कहीं पर जो है वो हम वहाँ पर पेन उठाते थे और वहाँ पर हम सीखते थे कि चलो इतना बचा हुआ है, इसके लिए कलम उठा लेते हैं। उसमें भी कोशिश करेंगे डिजिटल सम को अप्लाई करने का, अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करने का, क्योंकि अगर इस छोटे से युद्ध में मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर पाया तो वो बड़ा वाला जंग मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे यहाँ पर ये बता दो। तो अगर मुझे वो जंग जीतना है तो मुझे इस छोटे छोटे युद्ध में अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, वो छोटे छोटे जो हथियार है उनमें मुझे परफेक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो यहाँ पे। सेशन को लाइक करते रहो भाई, आप लोगों के लाइक से ही मोटिवेशन होता है। तो ड्यूरिंग मॉक टेस्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स होना चाहिए, स्किपिंग की आर्ट आनी चाहिए और ये सारे। अच्छा एक और बात, कभी अपने मॉक स्कोर से अपने आप को जज मत करना। ये भी मैं बहुत शानदार तरीके से लिख दे रहा हूँ कि डोंट जज योरसेल्फ, ठीक है। आप लोग ये गलती कर बैठते हैं कि भैया हम अपने आप को जज कर लिए, सर कहाँ से सिलेक्शन होगा, मेरा तो 60 ही नंबर आ रहा है। मेरे भाई मेरे खुद पहले मॉक में 67 आए थे, दूसरे मॉक में थोड़े ज्यादा आए थे, तो क्या उससे हमने सिलेक्शन नहीं लिया? चलो एक काम करो, आज मैं एक लड़के को बैठाता हूँ, वो 300 में, मान लो कि 200 नंबर का पेपर है, वो 150 नंबर लेके आ जाता है मॉक में, तो क्या आप लिखित रूप में ये दे सकते हैं कि सर इस लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा? कोई किसी का लिखित रूप में नहीं दे सकता है। ना 60 वाले का आप दे सकते हैं, ना 150 वाले का मैं दे सकता हूँ, कोई किसी का नहीं दे सकता। सिलेक्शन आपकी मेहनत और किस्मत दोनों का खेल है, ठीक है। दोनों में एक भी नहीं है ना, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।